हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सुभान मुस्तफा, आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है एक्यूट किडनी इंजरी। अगर टॉपिक पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक्यूट किडनी इंजरी क्या है? एक्यूट किडनी इंजरी है कि किडनी का फंक्शन है ना सडन डिक्लाइन हो जाए कितनी देर में, कुछ ही आवर्स या डेज में, जिसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह की डिटेंशन हो जाएगी क्योंकि किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से क्या होगा कि किडनी के बाकी फंक्शंस भी कंप्रोमाइज हो जाएंगे, जैसे कि डिसरेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म वगैरह सही काम नहीं करेंगे, डिसरेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा, डिसरेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं कि हमने एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट को डायग्नोस किस तरह करना है। इसके लिए हमने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। इसमें 4 पॉइंट्स है। अगर कोई एक पॉइंट भी पॉजिटिव हो जाता है तो हम कहेंगे कि पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि विद इन 48 आवर्स सीरम क्रिएटिनिन अगर 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के जितना ही उससे ज्यादा हो जाए। सेकंड पॉइंट ये है कि सीरम क्रिएटिनिन 50% या उससे ज्यादा हो जाए विद इन 48 आवर्स। थर्ड पॉइंट ये है कि सीरम क्रिएटिनिन 1.5 टाइम ज्यादा हो जाए बेस लाइन से विद इन 7 डेज। इसका मतलब यह है कि हमने एक बेस लाइन टेस्ट कराया था जब हमने पेशेंट को एडमिट किया था, उसके 7 डेज बाद हमने जब दोबारा सीरम क्रिएटिनिन चेक किया है तो वो बेस लाइन टेस्ट से ना 1.5 टाइम ज्यादा उसकी वैल्यू आई थी। और चौथा पॉइंट है कि 6 आवर्स से भी कम टाइम में 0.5 मिलीलीटर पर केजी पर आवर से यूरिन आउटपुट कम हो तो हम कहेंगे पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी है। अच्छा, हम बात करते हैं कि एक ही पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे। जनरल में फटीग होगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से एडीमा होगा, डिस्निया होगा अगर लंग्स वगैरह में फ्लूइड चला गया है, और यूरीमिया की वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, एस्टेरेक्सिस हो सकता है। एस्टेरेक्सिस ये है कि फ्लैपिंग ट्रेमर्स। और यूरिन आउटपुट की वजह से क्या होगा कि ओलिगोयूरी हो जाएगा, यूरिन कम हो जाएगा, एनयूरी हो जाएगा, यूरिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा आना। अब हम बात करते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी की इटियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है। कॉज में 3 कॉजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल। अच्छा, प्री रीनल में ये है कि हाइपर परफ्यूजन की वजह से होता है। आपने ये वर्ड हाइपर परफ्यूजन याद कर लेना तो आपको ये प्री रीनल की सारी कॉजेस याद हो जाएगी। हाइपर परफ्यूजन में मतलब हाइपोवॉल्यूमिया आ गया कि ब्लीडिंग कोई हुई है जिसकी वजह से फ्लूइड लेवल बॉडी में कम हो गया, या डिहाइड्रेशन हुई है जिसकी वजह से फ्लूइड लेवल कम हो गया जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, या हार्ट फेलियर की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, या सेप्सिस की वजह से, या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से। रीनल आर्टरी डायमीटर इतना कम हो गया वो ब्लड ही नहीं भेज रहा किडनी में, जिसकी वजह से AKI हुआ है। जब हम आते हैं रीनल की तरफ, यहाँ रीनल का मतलब यह है कि किडनी के अंदर मसला है। किडनी के अंदर क्या हो सकता है, एक्यूट ट्यूबर नेक्रोसिस हो सकती है, कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग की वजह से किडनी में मसला आया, या इस्कीमिया हुआ है किडनी में जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, या एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो, या वेस्कुलर डिसऑर्डर कोई हो सकता है जैसे वेस्कुलाइटिस या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। जब हम पोस्ट रीनल की तरफ आते हैं, मतलब कि किडनी के बाद कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से AKI हुआ है, इसमें BPH आता है, यूरेटर स्टोन्स आते हैं, ट्यूमर्स आते हैं, न्यूरोजेनिक ब्लेडर आता है, CS सर्विक्स आते हैं। CS सर्विक्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है AKI की इन वुमेन, ठीक है। लैब्स की बात करते हैं। लैब्स में ना सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फीना क्या है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। अब इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी कितना सोडियम रिटेन कर रही है और कितना एक्सक्रीट कर रही है, इससे हम कहते हैं फीना। अगर 1% से कम है फीना की वैल्यू तो इसका मतलब ये है कि किडनीज होल्ड कर रही है सोडियम को, मतलब कोई प्री रीनल कॉज है। जैसे हाइपोवॉल्यूमिया है इसलिए सोडियम को होल्ड कर रही है कि जल्दी जल्दी फ्लूइड रिटेंशन करो, बॉडी में फ्लूइड बहुत कम है। या अगर 2% से ज़्यादा फीना की वैल्यू आती है तो मतलब किडनीज क्या करिए, एक्सक्रीट कर रही है सोडियम को। जैसे एक्यूट ट्यूबर नेक्रोसिस हुई है कि किडनी के अंदर ही नेक्रोसिस है, इस वजह से किडनी सोडियम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बाकी लैब टेस्ट क्या कराएंगे। जिस तरह मैं इटियोलॉजी में नहीं डिवाइड किया था टेबल बना के प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल, इस तरह मैं लैब टेस्ट को भी डिवाइड किया हुआ है। इसमें है कास्ट में माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखें कि हाईलाइन कास्ट होगी तो प्री रीनल है, अगर रीनल में ATN है तो ग्रैनुलर मडी ब्राउन कास्ट होगी, अगर एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है तो RBC, WBC, इसिनोफिलिया वगैरह नजर आएगा, और पोस्ट रीनल में अगर स्टोन्स वगैरह है तो हमें क्रिस्टल्स वगैरह नजर आएंगे। अच्छा, बात करते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की रेशो, दूसरा लैब टेस्ट, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 10:20:1, ठीक है। लेकिन अगर 20:1 से भी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या है, प्री रीनल है। ये क्यों होती है कि बॉडी में फ्लूइड कम है तो हमारी बॉडी क्या करती है, यूरिया कंजर्व करने लग जाती है, क्रिएटिनिन भेजने लग जाती है कि मुझे क्रिएटिनिन तुम नहीं चाहिए, सिर्फ यूरिया चाहिए। यूरिया ज़्यादा होता रहता है, क्रिएटिनिन कम होता रहता है, इसलिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज होता है, 20:1 से ज़्यादा हो जाती है। इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो इसमें 20:1 से कम होती है, और AIN में भी 20:1 से कम होती है, और पोस्ट रीनल में भी 20:1 से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। अच्छा, फीना की बात करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यूरिन सोडियम ये है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड वैसे ही कम है तो
यूरिन में सोडियम भी कम आएगा क्योंकि बॉडी कंजर्व करेगी सोडियम भी बॉडी में, और ताकि फ्लूइड कंजर्व हो। इसमें वैल्यू कम आएगी, 20 मिली मोल पर लीटर से भी कम आएगी इन प्री रीनल। और रीनल में क्या होगा कि वैल्यू 20 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा आएगी। और यूरोस्मोलैरिटी की बात करते हैं। यूरोस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी कितना कंसनट्रेटेड यूरिन बना रही है। तो प्री रीनल में क्या है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड बहुत कम है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बना रही है। तो 500 मिली मोल पर ऑस्मोल पर केजी से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी इसकी प्री रीनल में। और इंट्रिंसिक में क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होगी। मैंने ना पोस्ट रीनल के लिए ना कुछ एडिशनल लैब टेस्ट लिखे, उसमें अल्ट्रासाउंड किडनी यूरेटर ब्लैडर आ जाता है, मतलब अल्ट्रासाउंड KUB। इसमें क्या है कि ये हम कराएंगे ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देख सके। और CT KUB कराएंगे, नॉन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर्स ट्यूमर वगैरह देखने के लिए। डिजिटल रेक्टल एग्जाम वगैरह भी करवा सकते हैं। इसमें एक और टेस्ट है, हम PSA भी करवाएंगे, PSA के टाइटर्स वगैरह कराएंगे देखने के लिए कि पेशेंट को BPH तो नहीं है। बात करते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह का। मैनेजमेंट भी मैंने अलग-अलग लिखी है, प्री रीनल के अलग है, रीनल के अलग है, पोस्ट रीनल के अलग है। अच्छा, इन सब की मैनेजमेंट में एक बात कॉमन है कि एक्यूट किडनी इंजरी खुद ब खुद नहीं हो रही, किसी वजह से हो रही है। तो सबसे पहले हमने वो कॉज ट्रीट करनी है। अगर फॉर एग्जांपल प्री रीनल है, उसमें मैंने कहा था कि सब हाइपोवोल्यूमिया की वजह से सब कुछ होता है, तो हमने अंडरलाइन कॉज ट्रीट करनी है। ब्लड की वजह से है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करेंगे, ठीक है। अगर सेप्टिक शॉक की वजह से है तो हम क्या करेंगे कि BP उसका इंक्रीज़ करेंगे बाय नोरेपिनेफ्रिन। और सेप्सिस की वजह से तो एंटीबायोटिक्स देंगे। और अगर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे अवॉइड करेंगे। हार्ट फेलियर है तो हम आइनोट्रोप्स देंगे और डायूरेटिक्स देंगे। और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है तो हम नॉर्मल सलाइन देंगे, फ्लूइड देंगे और सोडियम बाइकार्ब देंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम रीनल में मैनेजमेंट क्या करेंगे। अगर जो भी कॉज है उसे ट्रीट करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर बॉडी में फ्लूइड्स कम है तो फ्लूइड्स देंगे, IV फ्लूइड्स। और उसके अलावा अगर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग वगैरह की वजह से AKI हो रहा है तो उसे हम अवॉइड करेंगे। और अगर एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। इसमें रिकवरी बहुत तेज़ होती है अगर हम एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। उसके अलावा रीनल में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसे ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइपरकैलेमिया है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे ताकि कार्डियो प्रोटेक्शन हो जाए, रिदमियस से डेथ ना हो जाए पेशेंट की। और इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देंगे। ये क्या करती है कि पोटाशियम को सेल्स में शिफ्ट कर देती है। सल्ब्यूटामॉल नेबुलाइजेशन करेगी, इससे भी यही होता है कि पोटाशियम का सेलुलर अपटेक ज़्यादा हो जाता है और ब्लड में कम हो जाता है। उसके अलावा कैक्सलेट देगी, ये क्या करती है कि रिमूव पोटाशियम फ्रॉम द बॉडी। उसके अलावा पल्मोनरी एडीमा है तो हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन मास्क लगाना है, ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को। उसके अलावा वेनस डायलेटर देना है, मॉर्फिन वगैरह ताकि फ्लूइड वगैरह निकले। उसके अलावा फेरिसमाइड देंगे। और अगर ऑक्सीजन में मसला आ रहा है पेशेंट को तो हम CPAP भी लगाएंगे उसे। उसके अलावा कि यह है कि एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो फ्रेश प्लाज्मा देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नौबत आएगी तो वो भी जरूर करनी पड़ेगी। डेस्मोप्रेसिन देंगे, क्या करती है फैक्टर रेट को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो क्लॉटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। हमने कैस्केट पढ़ा है ना, वो होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि डायलिसिस पेशेंट, हमने किन पेशेंट को कहना है कि इसने डायलिसिस करवाना है। तो इसके लिए हमने रखा हुआ है AKI में निमोनिक AEIOU। जिस पेशेंट को एसिडोसिस है तो हमने उसकी डायलिसिस लाजमी करनी है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो डायलिसिस करनी है। उसके अलावा अगर इंटॉक्सिकेशन है मतलब लिथियम पॉइजनिंग वगैरह तो हमने डायलिसिस लाजमी करनी है। ये ओवरलोड है एडीमा बॉडी में तो हमने डायलिसिस करनी है। अगर यूरीमिया है मतलब एनकेफेलोपैथी हो गई, पेरिकार्डाइटिस हो गई यूरीमिया की वजह से तो हम लाजमी डायलिसिस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट रीनल में क्या है। पोस्ट रीनल में कुछ भी कॉज हमने सबसे पहले यूरिन कैथीटर पास करना ताकि वो यूरिन कर सके पेशेंट। उसके अलावा यह कि हमने जो भी कॉज है उसे रूल आउट करेंगे, उसे ट्रीट करेंगे और कॉम्प्लिकेशन देखेंगे अगर कोई होती है ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ के बाद। उसके अलावा हमने लाजमी यूरोलॉजी से कंसल्ट लाजमी करवाना है पेशेंट का, ठीक है। ये इतना था AKI। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।